नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह अपने ही चैनल यूट्यूब के स्टैटिक विद शिव में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक क्रम से चल रहे थे और 21 जनवरी 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक क्रम के अनुसार सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जानिएगा अगर पेडागॉजी आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए थोड़ा सा पेडागॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 नंबर की पेडागॉजी देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो आप पेडागॉजी सीडीपी में देखते हैं तो 30 नंबर की आपको पेडागॉजी मिलती है। मैथ में जाते हैं तो 15 नंबर की आपको पेडागॉजी मिलती है। ईवीएस का पोर्शन उठाते हैं तो आपको 15 नंबर की पेडागॉजी मिलती है। इसी प्रकार हिंदी में देखते हैं और इसी प्रकार आप संस्कृत या इंग्लिश में देखते हैं तो 15-15 नंबर की पेडागॉजी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करें तो 15 चौको 60 और प्लस 30 90, तो 90 नंबर की तो आपकी केवल पेडागॉजी ही आती है। ठीक, तो सीटेट में अगर आप पेडागॉजी में अच्छे हैं, शिक्षा शास्त्र में आप अगर अच्छे हैं तो आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पर इस बार कहने का मतलब है कि इस बार आपको पासिंग मार्क्स के लिए लड़ाई नहीं करनी है, इस बार आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए लड़ाई करनी है। और हम अगर बता रहे हैं आपसे, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, अगर केवल आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं तो 120 प्लस आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब है उसमें पूछे गए सभी ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे अपने दूसरे पोर्शन की, जिसे इन्वायरमेंट स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की पेडागॉजी होती है और 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी 1 to 5 कह सकते हैं 3 to 5। ठीक है, एनसीईआरटी की 3 to 5 पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी 3 to 5 पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप ईवीएस में 28 मार्क्स तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। चलिए इनके बारे में जानेंगे, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में इनके सभी चीज़ों को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं। ठीक है, टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, जो टैपियोका और नारियल उगाया जाता है वो केरल में उगाया जाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हैं, कहीं उससे बाहर नहीं है। अगर आप 3 से 5 की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हैं ईवीएस के अकॉर्डिंग, तो आप कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन था टैपियोका, तो टैपियोका कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। थोड़ा और बात कर लेते हैं, जैसे गोवा दूसरे ऑप्शन में है। अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तल कर खाया जाता है, नारियल या सरसों के तेल में मछली को तलकर खाया जाता है। ठीक है, असम की बात करते हैं तो असम में बोरा नामक चावल की किस्म पाई जाती है। और बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा हांगकांग। ठीक, हांगकांग में क्या होता है, तो सांप का बना हुआ भोजन होता है जिसको लिंग हु फेन के नाम से जाना जाता है, लिंग हु फेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है, कचनार का एक फूल होता है, कचनार के फूल की सब्जी बनती है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, आपको बाहर से नहीं पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है केवल उसी के बारे में जानना है। तो उत्तर प्रदेश में आपको कचनार के फूल की सब्जी देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करते हैं तो घी वाला दाल बाटी मिलता है। ठीक है, राजस्थान में घी वाला दाल बाटी मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैंने क्या बताया। मैंने टैपियोका और नारियल को किससे संबंधित बताया है, केरल से संबंधित बताया है। गोवा में क्या होता है, मछली को नारियल के तेल या सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है। असम में बोरा नाम के एक चावल की किस्म पाई जाती है। हांगकांग की बात करते हैं तो सांप का पका हुआ भोजन जिसको लिंग हु फेन के नाम से जाना जाता है, ये खाया जाता है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कचनार के फूल की बनी हुई सब्जियों को खाया जाता है। राजस्थान की बात करते हैं तो घी वाला दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन था, यहाँ से आपका टेपियोका और नारियल केरल से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसी जानकारियों को आप अगर यहाँ से लेते हुए चलेंगे ना, तो एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो पिछली बार टेपियोका पूछा गया था, इस बार हो सकता है हांगकांग में लिंग हु फेन के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है कचनार के फूल के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी एक ही साथ आप लेते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसके नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं घोंसलों को में से एक को चुनते हैं और उसमें
अंडे देते हैं। तो जान लीजिए नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो होती है वो अंडे देने के लिए उन्हीं में से सबसे बेहतर घोंसले को चूज करती है और उसी में अपने अंडे देती है। तो ये कार्य करती है बवा या वीवर पक्षी। ठीक है, वीवर पक्षी के बारे में जानेंगे। देखिए वीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है ना, जो इसके जो नर पक्षी होते हैं, जो नर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना घोंसला बनाए रखते हैं। ठीक है, और जब मादा पक्षी आती है तो उसमें से सबसे अच्छे घोंसले को चुनकर उसी में अंडा देती है। ठीक, तो यहाँ से आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है वीवर पक्षी से। उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कलचड़ी पक्षी की। तो कलचड़ी जो पक्षी होते हैं ये कहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं, तो ये जो घोंसले बनाते हैं पत्थरों के बीच में घोंसले बनाते हैं। ठीक है, देखिए सड़कों के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं या फिर आप कहीं भी देखिए तो पत्थरों के बीच में जो छोटे छोटे घोंसले होते हैं वो कलचड़ी पक्षियों के होते हैं। ठीक है, शकरखोरा की बात करते हैं तो शकरखोरा जो अपने जो अपने घोंसले बनाता है वो देखिए वो पेड़ या तनों पर लटके हुए बनाता है, नीचे की ओर ऐसे लटके रहते हैं इनके जो घोंसले होते हैं। तो शकरखोरा के जो घोंसले होते हैं पेड़ या झाड़ी में नीचे की ओर वो लटके होते हैं। दर्जिन, दर्जिन से आपको दिमाग में रखने से दर्जी, दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है। तो ये पेड़ के पत्तों को सिलकर अपने घोंसले बनाती है, पेड़ के पत्तों को सिलकर अपने घोंसले बनाती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने पहले बया या वीवर पक्षी के बारे में आपको बताया कि अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से एक घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। किलचिड़ी पत्थरों के बीच में देते हैं। शकरखोरा जो होते हैं ये पेड़ या टहनियों के लटके हुए इनके घोंसले होते हैं। दर्जन चिड़िया पत्तों को सिलकर अपने घोंसले बनाती हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे कौवा की बात करते हैं। ठीक है, जो कौवा होता है ना ये सबसे ऊपर मतलब कह सकते हैं जो पेड़ की शाखा, सबसे ऊपरी शाखा, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर अपने घोंसले बनाता है। और सबसे दिमागी कौन होती है, कोयल। अब ये कोयल क्या करती है, कोयल जो होती है ना ये इन्हीं कौवों के ही घोंसलों में अपने अंडे देती है और बेचारे कौवे ही इनके अंडों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं या उनसे जीव का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कोयल कहाँ पे अंडे देती है, तो कोयल कौवों के घोंसलों में ही अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक, और एक बात कर लेते हैं फाख्ता, ये भी पूछा जाता है जो फाख्ता पक्षी होता है ये कहाँ पर अंडे देता है, तो जो फाख्ता पक्षी होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच, कैक्टस या मेहंदी, कैक्टस या मेहंदी के जो झाड़ियाँ होती हैं इनके कांटों के बीच अपने घोंसला बनाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कौवा और गौरैया की, कबूतर और गौरैया की बात करते हैं तो कबूतर और गौरैया जो होते हैं ये आप देखिएगा ऐसे झाड़ मतलब झाड़ झंखाड़ जहाँ पर होता है या फिर कह सकते हैं घर की अलमारी शीशे के पीछे, ठीक है, या फिर ऐसे खंडहरों में अपने घोंसले बनाते हैं जो कबूतर या गौरैया होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना है कि पक्षियाँ घोंसले कहाँ पर बनाती हैं, पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला मैंने बताया कि अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से एक घोंसला चुनते हैं। तो ये जो होता है अनेक सुंदर घोंसले बनाने और मादा पक्षी इसमें से अपना एक घोंसला चुनते हैं, ये वीवर पक्षी करता है। किलचिड़ी जो पक्षी होता है पत्थरों के बीच में देता है। शकरखोरा जो होता है इसके जो घोंसले होते हैं वो तने से लटके हुए होते हैं। दर्जन चिड़िया पत्तों को सिलकर बनाती है। कौवे की बात करते हैं तो पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर देता है और कोयल जो होती है वो कौवों के ही घोंसलों में अंडे देती है। ठीक है, तो इतने सब पॉइंट आपको यहाँ से दिमाग में रखने हैं और ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 63 हमारा। ठीक है, चलिए आपका घर, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, आपका घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, आपका घर एक्स पर स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत कठिन नहीं होते। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। आपका घर यहाँ पर मान लीजिए एक्स पर स्थित है और मान लीजिए आपकी पिताजी की दुकान कहीं वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, तो अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा पहले आप ये एक चार्ट लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। इतनी तो दिशाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम, तो कहता है कि अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर चलते हैं। तो दक्षिण मैंने किधर बताया था, दक्षिण इधर है, तो यहाँ पर आप 200 मीटर चल गए। ठीक, उसके बाद ठीक पूर्व किधर था, तो पूर्व इस साइड था, तो ठीक पूर्व में आप 150 मीटर चलते हैं। उसके बाद इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में, उत्तर किधर था, इधर था, तो उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर चलते हैं।
चलकर अपने पिताजी की दुकान, मतलब ये यहाँ पर आप उनके पिताजी की दुकान है, ये यहाँ पर एक्स का घर स्थित है, ठीक है, पहुँच जाते हैं तो वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्या होगी। देखिए यहाँ पर इतना तो आप कर लेते हैं, बहुत आसान होता है, पर क्वेश्चन पूछ रहा है वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और इसकी दिशा, तो इसके सापेक्ष आपको देखना है, ना कि इसके, ठीक है, इसके सापेक्ष आपको नहीं देखना है, आपको y के सापेक्ष देखना है। तो y के सापेक्ष क्या है, दूरी कितनी होगी, तो 150 मीटर होगी, ठीक। तो आपके दिमाग में आ गया दूरी तो 150 मीटर होगी, तो यहाँ पर 150 मीटर वाले ही ऑप्शन आपके सही होंगे। अब एक बार देख लेते हैं 150 मीटर वाले ऑप्शन कौन है। तो 150 मीटर ठीक पश्चिम में, 150 मीटर ठीक पूर्व में, बाकी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 150 मीटर आपको दूरी तो पता चल गई, ये दोनों नहीं हो सकते। अब पश्चिम में है कि पूर्व में है, ये आपको देखना है। तो मैंने कहा था कुछ ऐसा आपका डायग्राम बना हुआ था, कुछ ऐसा आपका डायग्राम बना होता, यहाँ से आपको देखना था। तो ये किस दिशा में है, ये हमारी पश्चिम दिशा में है। तो 150 मीटर किधर, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। तो आपका ये पहला ऑप्शन सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको दिशाएं दिमाग में रखनी है कि कौन सी दिशा किधर है। तो इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, और जैसे बोल रहा है वैसे ही चलाना है। मतलब बोला पहले कि दक्षिण में गए, फिर किधर गए, फिर पूर्व में गए, फिर आप उत्तर की ओर गए, और यहाँ से देख रहा है। अब यहाँ बस लास्ट में आपको क्या दिमाग में रखना है, कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है तो यहाँ से ही तो दूरी आप देखोगे, ठीक है। तो इसके सापेक्ष क्या है, इसके सापेक्ष ये पश्चिम में ही तो पड़ रहा है। देखिए ये पश्चिम है इधर, तो इसके सापेक्ष पश्चिम में ही पड़ रहा है। इसके लिए आपका ये ऑप्शन सही होगा पहला, 150 मीटर ठीक पश्चिम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां और आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। यदि व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है, किससे पीड़ित होगा, तो जान लीजिए आंवला और गुड़ ये सब जो आपको खिलाना होता है, ये सब आपके एनीमिया नामक रोग से संबंधित होता है, ठीक है। तो एनीमिया जब रोग होगा तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, आंवला खाएंगे, गुड़ खाएंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, रोग से क्वेश्चन बनते हैं एक, ठीक है। और एनीमिया मतलब एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होने लगती है, जिस कारण आपको क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रॉन्ज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। पूछा जाता है, ये समझ लीजिए आपके एनसीईआरटी 3 से 5 में है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो किसकी मिश्र धातु होती है, तो बात करेंगे ब्रॉन्ज और कांसा जो होती है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। जो ब्रॉन्ज और कांसा होती है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो कॉपर, देखिए कॉपर, तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या होती है, ये आपकी ब्रॉन्ज होती है, कांसा होती है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और की। जैसे हम बात करते हैं लेड और टिन की, अगर लेड और टिन मिला होगा तो इसे कहते हैं सोल्डर, वेल्डिंग के काम आता है, ठीक है। सोल्डर धातु बनती है, ठीक है, मिश्र धातु बनती है। कॉपर या फिर तांबा और जिंक या जस्ता की बात करते हैं तो इससे बनता है क्या, हमारा पीतल, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो आपको रखना है कि तांबा और टिन से जो बनता है वो आपका कांसा ब्रॉन्ज धातु बनती है। उसके बाद सीसा या फिर लेड कह सकते हैं इसे, टिन से बनता है हमारा सोल्डर, और तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है हमारा पीतल, ठीक है। तो इन सब ऑप्शनों को दिमाग में रखिएगा, यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं इनसे, ठीक है। इस्पात की बात करते हैं तो कार्बन और लोहा को जोड़ देंगे तो इस्पात बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये ऑप्शन में नहीं था, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक कौन है, तो तांबा और टिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पश्मीना एक शॉल है, ठीक है। पश्मीना एक शॉल होती है जो कश्मीर में बनाई जाती है, चौंगथोंग क्षेत्र में, ठीक है। ये भी दिमाग में आपको रखना है, कहाँ पर बनाई जाती है, तो ये पश्मीना जो शॉल बनाई जाती है ये कश्मीर में, बहुत ऊपर जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो चौंगथोंग क्षेत्र में ये बनाई जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है अब इसमें, ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पश्मीना शॉल जो होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खाल नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जाता है कितने ऊपर रहती हैं, तो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं ऐसी बकरियां जिनके मतलब बालों को निकाल कर उनके शॉल बनाई जाती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है।
पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा, ना भैया, जो पश्मीना शॉल बनाई जाती है वो हाथ से बुनकर बनाई जाती है, इसलिए इसमें समय लगता है इसको बनाने में, ठीक है, हाथ से बुनकर बनाई जाती है। तो दिमाग में आपको रखना है कि ये ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ए बी सी कहाँ पर है ये देख लेते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि जो पश्मीना शॉल होती है वो एक साथ छः स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। एक पहाड़ी बकरी की एक खाल, एक नस्ल है जो 5000 मीटर ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है। इसके बालों को निकाल कर एक गर्म परत बनाई जाती है जो पश्मीना शॉल कहलाती है, और ये मशीनों द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये हाथ से बुनकर बनाई जाती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, यही 4-5 पॉइंट है कहाँ पर पाई जाती है, बस इतना दिमाग में रखना है आपको, चांगथांग क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से एक ऑप्शन और आप ऐड कर लेंगे तो बस इतने ही को ऑप्शन रहते हैं पश्मीना शॉल से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? मतलब डेट बहुत ऐसी डेट थी कि आपके दिमाग में हमेशा रहती है। तो 26 जनवरी, ठीक है, डेट 26 जनवरी थी। चलिए डेट सहित मैं बता देता हूँ, 26 जनवरी। और कब आया था भुज में भूकंप? तो 2001 में आया था, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, दुखद दुर्घटना थी एक, ठीक है। तो किस वर्ष भुज में भूकंप आया था? तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन 2001 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है। हमारा देश मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, हमारे देश की राजधानी दिल्ली आपको पता है, ठीक है, ये आपकी दिल्ली हो गई। इसके सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो ये दिल्ली है, तो यहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश पड़ता है। अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये कहीं आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और यहीं कहीं आपका नीचे इसी के जस्ट सीधे आपका क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ पर भोपाल पड़ता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और भोपाल से क्रमशः किस स्थिति में है? तो देखिए ये किस स्थिति में है, मैंने कहा आपको रखना है, ऐसे याद रखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दिल्ली से किधर है? उत्तर की ओर है, ठीक है। और दिल्ली से भोपाल किधर है? तो दक्षिण की ऊपर है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना है। तो इसके लिए तो आपको मैप दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन सा राज्य कहाँ पर है भारत में, इसी को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। दिल्ली के सीधे ऊपर शिमला पाई जाता है, दिल्ली के सीधा अगर नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर भोपाल होता है, जिस कारण उत्तर में शिमला है और दक्षिण में क्या है? हमारा भोपाल है, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण में सही आंसर है। देखिए 21 जनवरी 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आते हुए ये क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बहुत कठिन रहता नहीं है, ठीक है। चलिए 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है, उसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ठीक है, मैंने कहा ये शिमला, आपने कहा ये शिमला है, क्या है? हिमाचल प्रदेश है। कहाँ जाएगा? मैंने कहा ये सीधे ही था, इससे पहले ही तो बताया, ये पहुँच गए मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब गुजरात जाना है तो किधर जाओगे भैया? गुजरात आपका इधर ही तो है, ठीक है। अब अगर गुजरात जाना होगा तो आप इधर जाओगे, और गुजरात जाने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? शिमला से आप दक्षिण में जाओगे, ठीक है, यही तो दक्षिण है। सबसे पहले आप दक्षिण में जाओगे, और दक्षिण में जाने के बाद फिर क्या जाओगे? दक्षिण जाने के बाद फिर क्या जाओगे आप? पूर्व की ओर तो जा नहीं रहे हो, पूर्व जाते तो ये होता, तो पूर्व की ओर जा नहीं रहे हो, किधर जा रहे हो आप? पश्चिम की ओर जा रहे हो। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, दक्षिण, और इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इनको केवल आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। जहाँ पर उसकी स्थिति होगी उसी के अनुसार आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। थोड़ा सा मैप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भारत का, ठीक है। चलिए मैप के बारे में भी मैं बता दूंगा एक क्लास लेके, पर अभी जो है इसी के बारे में भी बात करते हैं। हमारे देश के किस राज्य के शासित राज्य की सीमा समुद्र तट अरब सागर से मिलती है? तो आपको पता है, अगर भारत बनाते हैं, हम भारत का नक्शा बनाते हैं, तो भारत का नक्शा ऐसे से बनेगा। तो यहाँ पर आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और जब इधर आएंगे तो थोड़ा सा गलत बना है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर है आपका अरब सागर, ठीक है।
यहाँ पर आपका क्या है, अरब सागर। अब आंध्र प्रदेश आपका इधर पड़ता है, कर्नाटक आपका इधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल आपका इधर पड़ता है। तो एक ही बचा केंद्र शासित पुदुचेरी। तो पुदुचेरी हमारा क्या है, अरब सागर के बगल में, मतलब अरब सागर से सटा हुआ राज्य है, तो सटा हुआ केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित सीमा है। तो याद रखना है हमारे किस राज्य में, तो यहाँ से आपका पुदुचेरी सबसे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है। देखिए, अब चिराओ नृत्य कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मिजोरम। चिराओ जो नृत्य किया जाता है वो मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, अब मिजोरम में चिराओ नृत्य किया जाता है। नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं। अगर असम की बात करते हैं तो असम में आपका बिहू नृत्य किया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य फेमस है। उड़ीसा की बात करते हैं तो ऐसे तो आपको ऐसा आसानी से याद रहेगा, ओडिसी नृत्य आपका फेमस है। ठीक है, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य। झारखंड की बात करते हैं तो 3-4 नृत्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे छऊ, पाइका, ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, छऊ, पाइका, फगुआ और झूम इर एक होता है नृत्य, ये भी फेमस होता है। तो छऊ पाइका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है झारखंड से लेकर। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारा कथकली होता है। ठीक है, कथक बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, और हम जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी हमारा एक नृत्य होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है सभी नृत्य कहाँ पर कौन सा नृत्य सबसे फेमस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी कोलकाता, ठीक है, भारत के मानचित्र सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर स्थित है से पुडुचेरी तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप, फिर मैंने भारत का नक्शा बनाया, कुछ ऐसे बना, ऐसे ये आ गया। तो यहाँ पर आपकी क्या है, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता है, और यहाँ पर अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर अरब सागर से सटा हुआ हमारा क्या है, पुडुचेरी है। ठीक है, तो पुडुचेरी अगर आपको जाना है, थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे, तो पुडुचेरी आपको जाना है तो ये डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शन किधर है, ठीक है, अब ये डायरेक्शन किधर होगी, के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, मतलब पुडुचेरी के सापेक्ष। अब देखो यही क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में लोग इसके सापेक्ष इसकी दिशा बता देते हैं। पूछ रहा है इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या होगी, तो ये किधर है भाई, ये अगर हम ऐसे करेंगे, अगर ऐसे हम ड्रा कर लेंगे तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, तो अगर इधर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम किधर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, और उत्तर पूर्व के मध्य में जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा, उत्तर पूर्व। फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है। अगर बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछ रहा होगा तो यहाँ से यहाँ की दिशा देखेंगे, और अगर बिंदु ए के सापेक्ष बी की पूछ रहा होता तो यहाँ से यहाँ की देखते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में आपको रखना है कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, ये आते हुए गलत हो जाते हैं। जब आप आंसर चेक करते हैं और तो आप ऐसे खोपड़ी पे ऐसे सिर रख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब हाथ अपना सिर पर रख लेते हैं और कहते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत हो गए यार, ये तो क्वेश्चन हमें आना है। मतलब ऐसी पीड़ा हो सकती है, ना बता सकते हैं, ना बयां कर सकते हैं, और ना आँखों से आंसू बह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जाते हैं, जानबूझ के ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जानते हैं, टीचर भी जानता है, जो आयोग क्वेश्चन बनाता है वो भी जानता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप हमेशा पहले जो होता है आप हमेशा उसी के आधार पर सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग से ध्यान से करने हैं। ठीक है, चलिए, उस महिला व्यायामी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया और 130 केजी तक का वजन उठाया है और सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते हैं। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी कौन सी हैं पूछ लिया जाएगा। मान लो, अब पहले तो आंसर जान लेते हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कर्णम मल्लेश्वरी क्वेश्चन बता सकता है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने वजन उठाना चालू किया, एकदम सही है। कितने केजी तक वजन उठाया, तो 130 केजी तक वजन उठाया, ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मान लो यहाँ पर हो जाता 30 मेडल जीते, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाता। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कर्णम मल्लेश्वरी का नाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021
10 नवंबर डेट दे रखी है आपको। 10 नवंबर 2021 को ट्रेन एर्नाकुलम, मान लीजिए 10 तारीख है और 2021 को एर्नाकुलम से 22:40 पर ट्रेन चली। और कब पहुंची? तो पहुंची भाई हमारी 12 नवंबर को पहुंची, और 12 नवंबर को पहुंची 14:10 पर। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा। ट्रेन चली हमारी कहाँ पर? 10 नवंबर से चलना प्रारंभ हुई और 22:40 मतलब 10:40 अगर आप हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो 10:40 पर चलना, 12 आवर की बात करते हैं, तो 10:40 पर चलना प्रारंभ हुई और 2:10 पर 12 नवंबर को पहुंची। मतलब एक दिन तो गैप हो गया ना, ये 11 नवंबर कहाँ गया? तो 11 नवंबर को भी इसने कवर किया है। अब आपको सीधे क्या करना है, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि 22:40 से प्रारंभ हुई आपकी। अब 22:40 से आपकी प्रारंभ हुई तो एक दिन बचा, तो 10 नवंबर का 22:40 और फिर 11 नवंबर का 22:40। तो ये आपका 24 आवर पूरा कवर किया, तो ये आपका 24 घंटे हो गए। उसके बाद 12 नवंबर की बात करते हैं तो 14:10 पर पहुंची, मतलब 2:10 पर पहुंची। तो ये लगभग आपका 15 घंटा 30 मिनट कवर किया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 में से 15 जोड़ा आपने, लगभग 39 घंटे पूरी कवर किए इसने, ठीक है। 39 घंटे पूरे कवर कर लिए इसने। अब पूछ रहा है कि ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, और चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपने देख लिया है और समय आपको देखना है कितना लगा है। तो डिस्टेंस मतलब अब नहीं सॉरी, समय आपको पता चल गया कि समय ये है, और अब आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये तो केवल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आप एर्नाकुलम से वडोदरा जाएंगे तो डिस्टेंस जो होती है वो 1896, ठीक है, मतलब 1896 किलोमीटर की दूरी होती है। आप इससे डिवाइड कर देंगे 39.5 से, तो चाल आ जाएगी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आपको पहले डेट लिख लेनी है, कब से प्रारंभ हुई? तो 10 नवंबर से प्रारंभ हुई। कितने बजे से प्रारंभ हुई? तो 22:40 पर। एक दिन गैप हो गया, मतलब 24 घंटे तो कंप्लीट कर लिए इसने। अगले दिन 22:40 जैसे हुआ 24 आवर आपका कंप्लीट हो गया। अब 22:40 के बाद जब 12 नवंबर को पहुंची तो 2:10 पर ही पहुंच गई। तो ये टोटल लिया 15 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 घंटे 30 मिनट की हो गई। अब सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड किया तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 39.5 घंटा हुआ, ठीक है। अब 39.5 घंटे आपके पास समय आ गया, आवर हो गया, समय आ गया। अब चाल निकालनी है आपको, तो चाल का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब लोग क्या करते हैं ना, गलती यहाँ से हो जाती है, इसको देख के इसको निकाल ही नहीं पाते हैं। अब ये तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जीरो हटाएंगे, आप काटेंगे कूटेंगे तो आपका लगभग 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि एर्नाकुलम से वडोदरा तक की दूरी कितनी है, तो 1896। एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा तक की दूरी है तो 1896 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसी में डेट को आपको बदल देगा, समय को आपको बदल देगा, दूरी यही रखेगा, ठीक है। तो 1896 किलोमीटर ये आपको याद रखना है, रट कर जाना, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, ठीक, आपको सही करना है, ठीक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ समझना चाहिए, बिल्कुल समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर एक बात और जान लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो उनको रट लीजिए, ठीक है। अब 1896 में क्या समझाऊँ आपको, अब ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। आप इसको रट लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत टाइम निकाल के फट से इसको डिवाइड करके आंसर निकाल ले जाएंगे और सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 25 या 22 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं ईवीएस में, हम यहाँ पर 30 में से 30 नंबर की बात कर रहे हैं ईवीएस में, कि आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो ये तो अभी आपके जो मेन ईवीएस चल रही है, अभी आपकी पेडागोजी नहीं आई है, ठीक है, थोड़ा सा बाद में आएगी पेडागोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, ठीक है, हल्दी छोड़िए, यहाँ पर हल्दी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, बिल्कुल इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये आपका केरल में उगाया जाता है। सबसे सटीक यही आंसर होगा आपका 75 का, ठीक है। तो इसको दिमाग में आपको रखना है, केरल में क्या, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। और केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जीएस के लिए, कि केरल को क्या कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। तो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची यहाँ पर उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्नलिखित में से किस ढंग से देखता है? अब यहाँ से आपकी मेन पेडागोजी चालू है। मैंने कहा ना
कि 15-15 नंबर की, देखिए वहाँ पर 75 तक आपकी मेन ईवीएस थी, अब यहाँ से ईवीएस की पेडागॉजी चालू हुई है। मतलब अगर आप एक क्लास में ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो आपका स्वरूप किस तरह होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए शिक्षक ही बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या हैं, आप शिक्षार्थी नहीं हैं, आप प्रशिक्षु हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ट्रेनर हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपका शिक्षक के रूप में नाता क्या होना चाहिए, आप क्या करेंगे शिक्षक के रूप में जाकर अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्नलिखित में से किस ढंग से देखता है, ठीक है। तो पृथक रूप से तो बिल्कुल नहीं, किसी भी वातावरण में पृथक रूप से अपने को अलग नहीं करना है, समग्र रूप से, समग्र या संपूर्ण रूप से, ये भी सही है। ऐसा ही बताया था किसने, गेस्टाल्टवादियों ने, कि अगर आपको पढ़ाना है तो समग्र और संपूर्ण परिस्थिति के बारे में बताना होगा। तो हो सकता है ऑप्शन साधारण रूप में नहीं होगा, थीम के रूप में, अच्छा थीम के रूप में ये भी हो सकता है, क्योंकि ईवीएस की बात करते हैं तो हम केवल थीम की ही बात करते हैं, ठीक है। परंतु थीम जब ईवीएस पढ़ानी होगी तो आप ईवीएस में थीम पढ़ाते हो, पर बच्चा यहाँ पर किस प्रकार अपने वातावरण को देखेगा, एक समग्र या संपूर्ण परिस्थिति के रूप में देखेगा, गेस्टाल्ट के रूप में देखेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ का सबसे उचित ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, विषय वस्तु पर। अच्छा ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों का गलत हुआ था। मैं बात करूं जनवरी 2020 की, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जब क्लास में इस क्वेश्चन को कराया, जब पीडीएफ हमें मिली, तो जब मैंने कराया तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये ऑप्शन सही होगा और अपने तर्क भी दे रहे थे। अच्छा तर्क गलत भी नहीं थे, पर आप जान लीजिए जो ईवीएस की रूपरेखा बनाई जाती है वो थीम पर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ना सही होकर आपका जो ऑप्शन सही होगा थीम पर, थीम का मतलब विषयों पर बनाई जाती है। जैसे आहार हो गया आपका विषय, ठीक है, जैसे घर परिवार हो गया आपका विषय, और आहार हो गया आपका विषय, ठीक है, पोषक तत्व हो गए आपके विषय, ठीक है, आपका विषय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। तो जो ईवीएस की पाठ्यचर्या बनाई जाती है वो हमेशा थीम पर बनाई जाती है, हमेशा विषय पर बनाई जाती है। तो यही ऑप्शन सही होगा, और मैं बता रहा था ये ऑप्शन आयोग ने भी इसी ऑप्शन को बाद में सही माना, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस आधार पर बनाई जाती है, तो थीम के आधार पर बनाई जाती है, विषयों के आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर नहीं, उसमें क्या क्या विषय होने चाहिए इसके आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। जान लीजिए थोड़ा सा एनसीएफ 2005 के बारे में, फिर क्वेश्चन को करेंगे। एनसीएफ 2005 के लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले यशपाल समिति का गठन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसका विषय क्या रखा गया था, एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, इसका विषय क्या था। निदेशक बनाए गए थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 में अगर अध्याय की बात करते हैं तो 5 अध्याय थे और एक निबंध है सभ्यता और प्रगति। याद रखिएगा सभ्यता और प्रगति नाम है, सभ्यता और संस्कृति नाम नहीं है, ठीक है। तो एक निबंध बनाया गया था सभ्यता और प्रगति। तो इसी आधार पर हमने देखा कि जो हमारे होते हैं, तो एनसीएफ के बारे में हमने जाना, क्या क्या जाना मैं फिर से बता दे रहा हूँ। प्रोफेसर यशपाल के बारे में जाना, थीम जाना कि इसका एजुकेशन विदाउट बर्डन थी, प्रोफेसर कृष्ण कुमार निदेशक थे हमारे, अध्याय 5 थे और एक निबंध था सभ्यता और प्रकृति जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यो विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बिल्कुल करता है, पर आओ आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं और गणित। अब ये देखिए यहाँ पर जो गणित आ गया है ना, वो थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, गणित को नहीं मानता ईवीएस, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद भी देख लेते हैं, नहीं भाषाएं नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे होगा, विज्ञान को लेता है, सामाजिक विज्ञान को लेता है और पर्यावरण शिक्षा को लेता है, ईवीएस के बारे में लेता है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 ऐसा बताता है आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने कहा ना कि पैडागॉजी का मतलब क्या होता है कि आपका क्या स्वरूप होगा। तो देखिए लिखा है सीधे सीधे, अध्यापिका। चलिए एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम का, बिल्कुल करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुसांस्कृतिक आयाम मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग संस्कृतियों से क्लास में विद्यार्थी हैं हमारे, तो वही बहुसांस्कृतिक आयाम। प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाओं का, इमोशंस का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा।
प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, बिल्कुल रहने का ढंग बच्चों का कैसा है उसी हिसाब से तो बच्चे सीखेंगे, तो इसका भी करना पड़ेगा। और कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, अनुशासन और व्यवस्था नहीं हो सकती चुनौतियों का सामना, ठीक है, ये तो दूसरा कोई डिपार्टमेंट करेगा आपका। ईवीएस की अध्यापिका क्या करेगी, तो कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम का रख रखाव करेगी, सामना करेगी, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का सामना करेगी और प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली का सामना भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ABC किस में है, बिल्कुल ABC हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जान लीजिए, अगर आपसे कोई कहता है ना कि सीटेट की मैं क्लास चला रहा हूँ, सीटेट को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सीटेट को ना कोई पढ़ा नहीं सकता, ये मैं लिटरली आपको सही बात बता रहा हूँ आज, ठीक है, कि सीटेट को कोई नहीं पढ़ा सकता। सीटेट आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। स्वयं से पढ़ने का मतलब है जितना ज़्यादा आप सीटेट में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप पैडागॉजी में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको आती है, और आप सोचते हैं पेपर में जाके, जब पेपर में आप देखते हैं ना क्वेश्चन, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि आप जब ऑप्शन देखेंगे ना, तो ऑप्शन में आपके समझ में नहीं आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। और ये कब समझ में आएगा, जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस किए रहे होंगे, कम से कम एक एक पोर्शन के 1000 क्वेश्चन लगाए रहे होंगे, मतलब CDP के 1000 क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट की पैडागॉजी के 1000 क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आपको ज़्यादा जूझने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है, पहला है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों का वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, ठीक है। अगर कहीं भी परिभाषाएं याद करना, यंत्रवत याद करना, विकसित करना, इन सब की बात कहीं भी हो रही है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा हमारा। अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए, अच्छा अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, और एक अन्वेषण विधि है जिसको देने का कार्य किया था आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो भी दिमाग में रखिएगा, इसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, सबसे सटीक, आप सबसे उचित काम यही होता है कि विद्यार्थियों को आप मौका देंगे सीखने के लिए। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों व कॉन्सेप्ट, प्रत्यय को मतलब कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सहायक देना, ठीक है, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है ये। शिक्षक द्वारा सिखाई गई ठोस जानकारी वे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, दूसरा ऑप्शन है, तो यही सबसे सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। अभी मैंने बताया कि ये परिवार मित्र ना ही विषय वस्तु है, ना ही पाठ्यक्रम है, ना ही उप थीम है, ये क्या है, ये थीम है, एक विषय है। तो ईवीएस में आपको क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस में आपको थीम पढ़ाई जाती है। और परिवार एवं मित्र, परिवार एवं पास पड़ोस, ये सब क्या है, ये सब थीम है हमारी। अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था, लोग पाठ्यक्रम लगा के चले आए थे, ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ को जानिए कि पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर होता है, ठीक है, ये आपका थीम है, ये आपका विषय है, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभव से संबंधित हो। अरे भाई ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, मतलब आपके क्या है, स्थानीय अनुभव को विद्यालय के अनुभव से जोड़ा जा रहा है, मतलब आप घर पे जो सीख रहे हो उसको कहीं ना कहीं आप जो विद्यालय में सीख रहे हो दोनों के साथ जोड़ा जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईवीएस पढ़ाने का। मतलब आपने अपने घर में देखा कि एक वृक्ष होता है, ठीक है, अब वृक्ष में लगने वाले पत्तियों के प्रकार देखिए, आप वृक्ष देखते हैं ना, तो उसमें कहीं किसी में चौड़ी पत्तियां होती हैं, किसी में नुकीली पत्तियां होती हैं, किसी में मोटी पत्तियां होती हैं, किसी में पतली पत्तियां होती हैं। तो ये हम क्या करें, जो आप देख रहे हैं बाहर, उसी को हम विद्यालय में सिखाएंगे और दोनों को एक साथ सिखाने का प्रयास करेंगे, अनुभवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे उनके, तो वही सबसे बेस्ट ईवीएस की शिक्षा होगी, उसमें सबसे बेस्ट या अर्थपूर्ण बालक सीखेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी ऑप्शन को थोड़ा सा नज़र मारना जरूरी होता है। दूसरा है विद्यालय में ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। विद्यालय के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया जाए तो नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही है 82 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्या होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल विचार विमर्श तो होना ही चाहिए। अगर आप ईवीएस कर रहे हैं तो आपने जो सीखा है उस पर विचार विमर्श होगा। क्रियाकलापों की सूची बनाना नहीं, क्रियाकलापों के चरण याद करना सबसे नकारात्मक शब्द हो गया तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, फिर से करना हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ईवीएस के क्रियाकलापों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कि उस पर आप चर्चा करें, विचार विमर्श करें। ठीक है, तो ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। आपने देखा, मैं आपको लेके गया, पढ़ाया, उसके बाद मैंने कहा हाँ भाई क्या सीखा आप लोगों ने वहाँ पर, तो आप लोगों ने सभी को एक विचार विमर्श करने के बाद कि हमने यहाँ पर ये देखा, हमने यहाँ पर पेड़ देखा, हमने यहाँ पर गिरते हुए पत्ते देखे, आम देखा, फल देखा, ठीक है, जड़ों के बारे में जाना क्या होता है। तो ये जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक आप ईवीएस को अर्थपूर्ण नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि सामूहिक गतिविधि, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों का मतलब है एक साथ कई लोग हैं कार्य करने में। ठीक है, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। हाँ, सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, बिल्कुल हो सकता है। आगे भी बढ़ते हैं। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, बिल्कुल। मैंने कहा ना, सामाजिक कहीं आ गया तो एक साथ एक कई लोग, ठीक है, मतलब हम अकेले तो होंगे ही, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं 2-3 लोग होंगे, तो हम उनसे अपने भावों का आदान प्रदान करेंगे जिससे हमारा सामाजिक विकास होगा। तो हो सकता है, बिल्कुल। यह विद्यार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम, अब यही दोनों ऑप्शन को एक साथ इसमें कर दिया है तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, उसमें सुधार लाती है, बिल्कुल। जो ईवीएस की कक्षाएं अगर सामूहिक गतिविधि कराते हैं, मैंने कहा बच्चों जाइए आप पेड़ लगाइए, ठीक है, तो एक साथ कई बच्चे गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीख रहा है और एक बच्चा दूसरे बच्चे से ये भी सीख रहा है कि हमें समाज में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जो मनोविज्ञान होता है ना, मनोविज्ञान होता है व्यवहार का विज्ञान, मतलब आपका व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है, यह सब हमें मनोविज्ञान बताता है। तो आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर केवल शब्द लगा है तो केवल नकारात्मक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। अच्छा, थोड़ा सा प्रक्रिया कौशल को इंग्लिश में देखते हैं, इन स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया कौशल की बात करते हैं तो क्या प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ठीक है, प्रक्रिया कौशल को क्या चिन्हित करता है, तो वर्गीकरण करता है। प्रक्रिया का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में बांट रहे हैं। ठीक है, वर्णन नहीं करता है, कथन नहीं करता है, याद तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे बढ़िया, अब यहाँ पर लोग वर्णन लगा के चले आते हो, कह रहे थे प्रक्रिया कौशल वर्णन करता। भैया वर्णन आप व्याख्या कब करोगे, जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे होगे तब आप व्याख्या करोगे, जब आप विज्ञान पढ़ा रहे होगे तब आप व्याख्या करोगे, जब आप ईवीएस में अधिगम प्रक्रिया कर रहे होगे तो आप अलग अलग चीज़ों को वर्गीकरण करके समझाओगे। जैसे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है, आहार श्रृंखलाएं क्या होती हैं हमारी। तो ये अलग अलग आप क्या करोगे, क्लासिफाइड करके ईवीएस की प्रक्रिया कौशल को बढ़ाओगे। तो वर्गीकरण यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी बहुत गलत हुआ था लोगों का, तो दिमाग में रखिएगा। प्रक्रिया कौशल को मतलब ईवीएस में अधिगम प्रक्रिया को आपको बढ़ाना है तो आपको अलग अलग करके ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गीकरण आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। पहला, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। बिल्कुल हो सकता है, अभिभावकों और समझ हो सकता है, जानने का अवसर दिया जा सकता है। राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना। भाई ये राष्ट्र की नीतियाँ कहाँ से आप आ गए ईवीएस में पढ़ाने पे। देखिए नीतियों के बारे में बात करेंगे तो आप पॉलिटी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं हो। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना, अब ये भी हो सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहला हो सकता है या तो चौथा हो सकता है, और ऐसे आपके सामने हमेशा चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब इनमें कैसे देखना है आपको। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना बेस्ट ऑप्शन है आपका।
ठीक है। अगर आप एज ए शिक्षक जाओगे तो बच्चे कहाँ से आए हैं, बच्चों की कल्चर क्या है, बच्चे किस प्रकार डिपेंड करते हैं, किस प्रकार सीखना चाहते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। और क्वेश्चन में क्या है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारिता को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, मतलब अभिभावक भी शिक्षा में और समुदाय भी शिक्षा में अपने पैर आगे बढ़ाए, या फिर कह सकते हैं अपने आप को प्रयासरत करे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो आपका ऑप्शन होगा, सबसे ज़रूरी है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अगर एक शिक्षक है बालक की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अभिभावक और समुदाय की भागीदारिता को बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं में चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, पहला व्याख्यान और विचार विमर्श। मैंने कहा विचार विमर्श तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो विचार विमर्श तो हो सकता है। व्याख्यान नहीं है, मैंने कहा व्याख्यान करना है तो इतिहास पढ़ाओ भाई, व्याख्यान करो आप वहाँ पे, यहाँ पे व्याख्यान ना करो। मुक्त वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, व्याख्यान नहीं करना। विचार विमर्श के ऊपर बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन, विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगर आप विचार विमर्श करा चुके हैं फिर बच्चों के बीच आप क्या करेंगे, वाद विवाद कराएंगे। थोड़ा सा वाद विवाद को इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं इसे, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। मतलब आप डिबेट तब कराएंगे जब आप डिस्कशन कर चुके होंगे किसी चीज़ के बारे में। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ईवीएस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, विचार विमर्श के उपरांत। मतलब समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है तो पहले आप विचार विमर्श करेंगे, फिर उसके बाद वाद विवाद कराएंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 ईवीएस में बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। देखिए गुणात्मक का मतलब क्वालिटी जाननी है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी जाननी है, गुणों के बारे में जानना है, नंबर के बारे में नहीं जानना है, संख्यात्मक व्यायाम नहीं जानना है। ठीक है, तो इसीलिए संख्यात्मक की कहीं भी बात होगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला बालक के विचारों का अभिलेख और अवलोकन की रिपोर्ट्स। बिल्कुल, अवलोकन मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी भी रिपोर्ट। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, बिल्कुल गुणात्मक आकलन के लिए क्या क्या किस प्रकार आपका प्रोसेस है, किस प्रकार आप सीख रहे हो, इसका अवलोकन करना। टेस्ट नहीं लेना है भैया, गुणात्मक के लिए टेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, अगर संख्यात्मक आकलन करना होता तो टेस्ट ले सकते थे, परंतु गुणात्मक आकलन करना है तो टेस्ट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए आपका ए और बी सही है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो केवल ए और बी सही होगा, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन। क्योंकि दिमाग में रखिए गुणात्मक आकलन करना है तो बच्चों के गुणों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, और किसी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानना। ये सब आपको संख्यात्मक मान बताएंगे। टेस्ट लोगे आप तो आपको वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू नहीं, आपको कहीं ना कहीं मापन पता चलेगा, मेजरमेंट होगा। तो ये सब आपका दोनों ऑप्शन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। ठीक है, पोर्टफोलियो। बिल्कुल, रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ से जानना जरूरी होता है कि रचनात्मक आकलन आखिर आपका होता क्या है। तो पोर्टफोलियो में क्या करते हैं हम, बच्चों की समस्त जानकारियों का एक दस्तावेज, मतलब एक पोर्टफोलियो क्या होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें बालकों की समस्त जानकारियाँ होती हैं, उपलब्धियाँ होती हैं। ठीक है, या फिर बालक के बारे में जितने कौशलों का विकास हो रहा है उनमें इन सब की जानकारियाँ पोर्टफोलियो के जरिए बनाई जाती है। दृष्टांत अभिलेख में क्या होता है, बालक जो चीज़ प्राप्त कर रहा है उसके बारे में। दर मापक पैमाना मतलब बालक का विकास किस दर से हो रहा है ये पैमाना होता है। और अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना मतलब बालक दर प्रतिदर कैसे बढ़ रहा है इसको ऑब्जर्व करना। ये चारों चीज़ आपका रचनात्मक आकलन का उपकरण है। बिल्कुल, रचनात्मक आकलन का देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं रचनात्मक आकलन के बारे में। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ऐसे कहीं ना कहीं जब आप बालक अपने आप को बढ़ा रहा हो, या फिर बालक में ज्ञान का निर्माण हो रहा हो, या बालक ज्ञान की रचना कर रहा हो, इस प्रकार का आकलन करना हमारा रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, तो चारों होंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो चारों का मतलब ए बी सी और डी, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुलियों तथा अंगूठों की छाप का उपयोग से, यहाँ पर होगा पशुओं के, यहाँ पर होगा वाई पे होगा पशुओं के चित्र बनाना, थोड़ा सा गलत हो गया, पशुओं के चित्र बनाना ये क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है
अब आप एक्स का मतलब एक्स क्रिया है, मतलब पशुओं के चित्र बनाना बिल्कुल एक क्रिया है, चित्र बना रहे हो, बनाना क्या हुआ, किसी चीज़ का आप मेकिंग मतलब क्रिया हो गई, वाई संज्ञा है, अंगुलियों तथा अंगूठियों की छाप से उपयोग से, ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, तो एक्स क्रियापरक क्रिया है, बिल्कुल क्रियापरक क्रिया है, और वाई पाठ्य वस्तु है। आपको इसके बारे में अंगुलियों तथा अंगूठों का उपयोग करके कार्य करने को बताया जा रहा है, तो बिल्कुल वाई पाठ्य वस्तु भी हो सकती है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है, चित्र बनाना, ज्ञान का निर्माण करना। मैंने कहा बिल्कुल, चित्र बनाने से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ निर्मित होगा, तो ये संज्ञानात्मक क्रिया भी हो जाएगी, वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स पाठ्य वस्तु, एक्स कभी पशुओं का चित्र बनाना, ये आपको पाठ्य वस्तु में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चित्र बनाना किसी न किसी उद्देश्य परक होगा, ठीक है, तो इसीलिए एक्स आपका, तो ये आपका चौथा ऑप्शन गलत होगा। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन तो ए बी सी है, किसी में ए बी सी, दूसरे ऑप्शन में है ए बी सी, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चन अपने ईवीएस के किए, जिसमें मैंने 15-15 में डिवाइड किया। 15 क्वेश्चन आपके एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस कॉन्सेप्ट बेस्ड थे जो एनसीईआरटी के थे, और 15 क्वेश्चन आपकी पैडागॉजी बेस्ड थे, ठीक है। तो ये अगर आप संपूर्ण प्रक्रिया को करते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपके 28 नंबर से कम नहीं आएंगे। अब मैं 30 में 30 नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपके करने में गलत हो जाते हैं। आप 30 में 30 आते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पेपर मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ये पेपर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब आपको 90 प्लस नहीं प्राप्त करने हैं, अब आपको कितने प्राप्त करने हैं, लगभग 120 प्लस प्राप्त करने हैं। क्योंकि आप सुनी खबर तो देख ही रहे हैं, 1/4 जोड़ा जाएगा तो आप इसके लिए एकदम सक्षम रहिए। नहीं भी जोड़ा जाता है तो कोई नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा अगर आप इतने ज़्यादा नंबर पाएंगे तो, ठीक है। तो ये थी पूरी 30 क्वेश्चनों की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम 21 जनवरी की ईवीएस की पैडागॉजी, और 21 जनवरी 2022 में ईवीएस की पैडागॉजी कर ली हमने, सीडीपी की पैडागॉजी कर ली हमने। अब हम बात करेंगे हिंदी की पैडागॉजी की, ठीक है। अब देखते हैं अगर हिंदी की पैडागॉजी आपको करते हैं, क्योंकि हिंदी में ग्रामर भी है, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट, क्योंकि इससे पहले जो पेपर हुआ था आपका ऑनलाइन हुआ था, तो कई शिफ्टों में हुआ था, ठीक। तो बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे पैटर्न हैं, अगर आप उन्हीं को पूरा पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 90 से कम तो कभी नहीं आएंगे। हाँ, पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा खुद भी पढ़ना पड़ेगा, 50% मैं दूंगा, 50% आपको स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छी लगी है वीडियो, कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करिएगा, और लगता है कि नहीं भविष्य में आने वाली वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में अपने आज शाम को, या फिर कल मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा आपको 30 क्वेश्चनों की, वहाँ पर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए।